Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hopefully you would be fine and enjoying good health. I am Munir Ahmed, lecturer of biology, Noor School and College, Mansehra. Dear students, in last few lectures we discussed cytoplasmic organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, plastids, mitochondria, cytoskeleton, and in last lectures we discussed all about vacuoles. What is vacuoles? Concept, occurrence, positions, numbers, and etymology of vacuoles, and at last we discussed functions of vacuoles. If you want to watch all these previous lectures, तो उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उस लिंक से भी विजिट कर सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस another very important of topic of cytology is known as nucleus. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्या है. इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, वेयर इट अकर, एटिमोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस, साइज, कलर, पोजीशन एंड आल्सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. और डेफिनेटली आपने क्रोमोसोम्स का नाम सुना होगा. क्रोमोसोम्स क्या हैं, कहां पे होते हैं, इनका फंक्शंस क्या है. और आपने डेली लाइफ में डीएनए का नाम तो यकीनन सुना होगा कि ये डीएनए क्या है, वो भी आज हम ये देखेंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे कि जो सिबलिंग या फैमिली के जो ग्रुप्स फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो शेप्स हैं वो रिजेंबल्स करती हैं. 100% तो नहीं करती, लेकिन रिजेंबल्स करती हैं. लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की शेप्स वेरी भी करती हैं. असल में उसकी क्या रीजन है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट हम ईटा एमडीकेट में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड, उन एमसीक्यूज को भी हाईलाइट करेंगे और उनको स्टार मार्क करेंगे ताकि आप इजीली ईटा और एमडीकेट टेस्ट को भी क्वालिफाई कर सकें. अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि न्यूक्लियस है क्या चीज. अगर हम टिपिकली यूकैरियोटिक सेल लें, यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल लें या प्लांट सेल लें. अगेन रिवाइज कर रहा हूं, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का नाम नहीं लिया क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इस वजह से अगर हम टिपिकली यूकैरियोटिक सेल लें, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का, उसमें एक मेन ऑर्गेनल मौजूद होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. एक पॉइंट क्या है, कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल है जिसमें डीएनए भी है, क्रोमोसोम्स भी है. उस मेन ऑर्गेनल को यूकैरियोटिक सेल में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस की दूसरी डेफिनेशन यूं हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल में जो कंट्रोल सेंटर है, जो किसको कंट्रोल करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इस कंट्रोल सेंटर में जेनेटिक मटेरियल है. इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं. अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है. कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कंट्रोल सेंटर है. असल में यह कंट्रोल सेंटर है क्या चीज. जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, कोई भी टीम है, वो टीम में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेशन करके वो अपना जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे. उन टीम मेंबर्स में एक लीडर होगा जो उस टीम्स के मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा होगा ताकि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म हो. इसी तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है जो कंट्रोल सेंटर है, जो पूरी बॉडी के सेल्स जो एज अ मेंबर हैं वो क्या कर रहा है, ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है. इसी तरह
सेल के अंदर भी एक सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेशन से और प्रॉपर काम करें। इस वजह से इसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, डबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। कंट्रोल सेंटर है, डबल मेम्ब्रेन है अगर आप डायग्राम में देखें, और इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गेनल को क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। अब इस न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्कस कर रहे थे तो यूकैरियोट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम यूकैरियन, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो कैरियन का लफ्ज किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। इसको ब्रेन ऑफ सेल का नाम भी दिया जाता है बिकॉज जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स को, ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। इसी तरह सेल के अंदर भी एक कंट्रोलिंग सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। वो सेल के ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ सेल का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद इसको मेजर ऑर्गेनल्स का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है। इसको फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में डिस्कवर्ड किया है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस आर रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम इन 1838। इस पॉइंट को आपने स्टार मार्क करना है, हाईलाइट करना है। एमडीकैट ईटा टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद इसके कलर्स की बात करें तो इसका जो कलर है, जब इसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसका जो कलर है वो स्लाइटली डार्कर होता है, जो मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन किया है। कलर्स की बात की जाए तो स्लाइटली डार्कर होता है। अगर इसकी साइज की बात की जाए, इस न्यूक्लियस की साइज की बात की जाए तो इसका जो साइज का जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर। सो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 10 माइक्रोमीटर है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क करें क्योंकि यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ईटा और एमडीकैट टेस्ट के लिए। इसके बाद अकरेंस की बात करते हैं और मोस्ट कंसेप्चुअल पॉइंट है। अकरेंस तो डेफिनेटली यूकैरियोटिक सेल में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है। इसी वजह से उनको प्रोकैरियोट्स कहा क्योंकि उनमें एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बाज सेल ऐसे हैं जिनमें एब्सेंट होता है, जैसे मैच्योर आरबीसीज में जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा सीव ट्यूब्स, प्लांट्स की जो फ्लोएम है उसके जो सीव ट्यूब्स के सेल हैं उसमें भी एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स, ब्लड के जो सेल्स हैं क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं, उनमें भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा किसमें? बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है। अब जिन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है, उनको कहते हैं इन्यूक्लिएटेड। अब यह भी ईटा एमडीकैट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन्यूक्लिएटेड cells? Those cell which are lack of nucleus is known as enucleated cell. Mature RBCs, sieve tubes, platelets, bacteria are also known as enucleated cells because here nucleus are absent. And then now we are going to discuss number of nucleus per cell. अब मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को यह देखा है कि स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में एक होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है। उसको डिस्कस करते हैं। वो सेल जिनके अंदर जस्ट वन न्यूक्लियस है, जैसे इस डायग्राम और इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस सेल में भी एक न्यूक्लियस है, इस सेल में भी एक ही न्यूक्लियस है। ऐसे सेल जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस हो, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीकैट टेस्ट के लिए, उनको कहते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। वो सेल जिनके अंदर
टू न्यूक्लियस हों, जैसा कि टू न्यूक्लियस की एग्जांपल जैसा कि अमीबा है, पैरामीशियम, ऐसे सेल को बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं, क्योंकि बाई जहां भी वर्ड आए इट्स मींस के ये टू के लिए यूज होता है, यूनी वन के लिए, मल्टी मैनी के लिए। सो अब जो थर्ड है, नंबर्स की बात की जाए, कुछ सेल ऐसे हैं जैसे स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं उनमें मल्टी न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल प्रोटिस्टा के केस में और प्लांट्स और प्रोटिस्ट के केस में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीकैट टेस्ट के लिए। और एनिमल सेल में एक स्पेसिफिक मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं सिंसिटियल, और जबकि प्रोटिस्टा या प्लांट्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है उसके न्यूक्लियस के लिए जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनोसेटियल कहते हैं। ये स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल मसल्स के सेल में मोस्टली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये 2 पॉइंट्स भी आपने स्टार मार्क करने हैं क्योंकि एमडीकैट और ईटा टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। Going to discuss important heading of today topic is structure of nucleus. इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस की बाउंड्री है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वन मेम्ब्रेन, ये टू मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान कुछ पोर्स होते हैं, इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर यहां पे प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट यहां से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। अगर साइटोप्लाज्म में कोई प्रोडक्ट बना है फॉर एग्जांपल, अब ये प्रोडक्ट्स कहां पे आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आता है। मींस के न्यूक्लियर पोर की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वन बाय वन देखेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर एनवेलप है, दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टैंड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहां पे जो विस्कस मटेरियल पाया जाता है इस न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ क्रोमेटिन मटेरियल जिनको जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स या डीएनए कहा जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट क्रोमोसोम्स या डीएनए या क्रोमेटिन मटेरियल को डिस्कस करेंगे कि असल में यह है क्या और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। अब वन बाय वन देखते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फिर क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। वो वाली मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट है कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है, वन और ये टू, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जो है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, जबकि ये जो इनसाइड है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों को कैरियोथीका कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज ईटा के लिए, इसको आपने हाईलाइट करना है। कैरियन न्यूक्लियस से निकला है, थीका लेयर्स को कहते हैं। इनर और आउटर लेयर को एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है जिसको कैरियोथीका कहते हैं। इसके बाद ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस बनाती है
क्या चीज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनक्लोज करती है इनर कंटेंट्स को जो न्यूक्लियस के अंदर है। एक पॉइंट ये है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो लेयर है ये आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे मिलकर इनको कंटिन्यूस होती है, एक्सपेंड होती है, उससे मिलकर बनती है। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द कंटेंट्स, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज द कंटेंट्स करती है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है? एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं। इसके बाद अगर नंबर्स की बात की जाए कि एक्स न्यूक्लियस में इसके कितने पोर्स हो सकते हैं, कितने माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ये वेरीज करते हैं सेल टू सेल। ये अप्रोक्सीमेटली 1000 to 10,000 पोर्स पर न्यूक्लियस हो सकते हैं, बट सेल वेरी करते हैं। अब इनका साइज क्या है? इसकी साइज की बात की जाए, इस पोर्स की साइज की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 800 एंगस्ट्रॉम इनका जो है वो डायमीटर है। इसके बाद ये जो विस्कस मटेरियल है, जैसे साइटोप्लाज्म था, साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन लिक्विड, उसको हमने साइटो, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम न्यूक्लियस एंड प्लाज्म मीन लिक्विड। इस लिक्विड यहां पे जो लिक्विड है, इस मिक्सचर जो कोलाइडल मिक्सचर है, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मिनरल्स, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जो इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम्स की डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा यहां पे डिफरेंट एंजाइम्स जो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स की रिप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट साल्ट्स यहां पे स्टोर होते हैं। सो क्या है? स्टोरेज प्लेस ऑफ एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, क्रोमेटिन और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में शिफ्ट होता है। मैसेंजर आरएनए क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स या डीएनए से मिलकर बनता है, लेकिन वो जो मैसेंजर आरएनए है वो शिफ्ट होता है राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स उस मैसेंजर आरएनए के कोड को देखकर प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन बनती साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स में है, ये बात याद रखनी है, लेकिन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम या जो डीएनए मौजूद है वो मैसेंजर आरएनए को बनाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड कंपोनेंट जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो डार्कली स्टैंड डेंस बॉडी होती है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए कहां पे होता है? हमेशा याद रखना है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज न्यूक्लियोलस में होता है, फिर यहां से बाहर आकर राइबोसोम्स को बनाता है। इसी वजह से हम राइबोसोम की जब कंपोजिशन पढ़ी थी तो हमने कहा था राइबोसोम्स प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनता है, और ये असल में जो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स को बनाता है, ये राइबोसोमल आरएनए असल में कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। इसके बाद विदाउट एनी मेम्ब्रेन्स बाउंड्री, इसमें कोई मेम्ब्रेन्स बाउंड्री नहीं होती जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज के ऊपर होती है, इस तरह की बाउंड्री इसके ऊपर नहीं होती। इसके नंबर्स भी न्यूक्लियस के अंदर वेरीज करते हैं, ये एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं। सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस पे इसके नंबर्स वेरीज करते हैं। न्यूक्लियस का जो फोर्थ कंपोनेंट है जिसको हमने क्रोमेटिन फाइबर्स का नाम दिया था, असल में यही वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्रोमेटिन फाइबर्स कहा, जिसका काम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना है। यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम डीएनए और क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे। क्रोमेटिन फाइबर्स है क्या? कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में नजर आती हैं अनकंडेंस फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स।
जब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस फॉर्म में होती हैं उस टाइम इसकी स्ट्रक्चर यूं होती है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इट्स मींस के ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने क्रोमेटिन कहा, जब ये अनकंडेंस फॉर्म में, ओपन फॉर्म में होती है, जब ये कॉइल फॉर्म में नहीं होती, इनको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। जब ये डिवीजन के दौरान क्या होगा, ये कॉइल होंगी, कंडेंस होंगी, कंडेंस होकर ये कुछ यूं स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, यूं स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम्स को मैंने यूं मैग्नीफाई किया है। अब इस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर देखें तो इस क्रोमोसोम्स के दो जो बाजू या आर्म हैं इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक पॉइंट के साथ अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, ये वो पॉइंट है जिसमें दो क्रोमेटिड्स आपस में मिले हुए होते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट को सेंट्रोमियर्स का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए की तरफ जा रहे हैं। जब इस क्रोमोसोम्स को ओपन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स का ये जो सेंट्रल, इस क्रोमेटिड कहेंगे। अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पे दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर कहेंगे। ये दो क्रोमेटिड हैं, ये सेंट्रोमियर है। जब इस क्रोमोसोम्स को फर्दर ओपन किया जाए, ओपन करने के बाद हमें टू स्ट्रैंड्स नजर आते हैं। यूं स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ये दो स्ट्रैंड्स जब ओपन होते हैं उसके बाद ये पता चलता है कि ये किसी चीज, किसी पॉइंट के साथ एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ था। इन स्ट्रैंड्स ने इस पॉइंट, ये जो जिनके ऊपर ये आपस में कॉइल थे, इनको हम प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। सो बेसिकली क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन देखी जाए तो बेसिकली ये दो स्ट्रैंड्स और दो स्ट्रैंड्स इस प्रोटीन के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं, ये इसकी कंपोजिशन है। जब ये प्रोटीन सेपरेट की जाए, सेपरेट करने के बाद सिर्फ दो स्ट्रैंड्स को फर्दर ओपन किया जाए। अब इस स्टेज पे दो स्ट्रैंड्स क्या हैं? ओपन फॉर्म में हैं और ये जो प्रोटीन है वो नहीं है। इस टाइम इसको हम क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। अब डीएनए का स्मॉल पार्ट जीन कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये एक जीन है, यहां से यहां तक का पोर्शन है ये दूसरा जीन है। अब इसको जस्ट रिकैप करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। कंसेप्चुअल पॉइंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिनको क्रोमेटिन्स कहते हैं, जब क्रोमेटिन्स कंडेंस होती हैं तो यूं स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको हमने क्रोमोसोम्स का नाम दिया है। क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स होते हैं और क्रोमेटिड जिस पॉइंट के थ्रू अटैच होते हैं उनको हम सेंट्रोमियर्स का नाम दिया जाता है। जब इस क्रोमेटिड्स को फर्दर ओपन किया जाए तो फिर पता चलता है कि ये दो स्ट्रैंड्स हैं और दो स्ट्रैंड्स किसी चीज के ऊपर लिपटे हुए हैं जिनको हम प्रोटीन कहते हैं। जब दो स्ट्रैंड्स प्रोटीन से भी सेपरेट किया जाए तो एक ओपन इस तरह की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको हम डीएनए कहते हैं। अब डीएनए के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को असल में क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। और यही जीन्स हेरेडिटरी की यूनिट्स हैं। यही जीन्स असल में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। अब होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो जीन्स हैं, ये अप्रोक्सीमेटली जो सिबलिंग स्पीशीज होती हैं, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें ये जो जीन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं लेकिन 100% मैच नहीं करते। अगर 100% मैच करते तो उनकी जो शेप्स है वो बिल्कुल सिमिलर होती, लेकिन रिजेंबल करती है एक दूसरे से। उसकी यही वजह होती है कि ये जो जीन्स हैं एक ब्रदर और दूसरे ब्रदर के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, यही वजह है। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये जो जीन्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, इस वजह से उनकी जो शेप्स हैं वो भी वेरीज करती हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं जिसका मेन काम हेरेडिटरी मटेरियल को
कंटेन करती है। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होती है, हर स्पीशीज में ये वेरी करती है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग में इसकी तादाद डिफरेंट है, ह्यूमंस में डिफरेंट है, ऑनियन, पोटैटो, चिंपैंजी, पिजन में ये डिफरेंट है। अब इसकी बात करते हैं कि ये डिफरेंट ह्यूमंस में ये ईटा एमडीकैट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस जो एमडीकैट टेस्ट है उसमें भी आ चुके हैं। ह्यूमंस में 46 है, फ्रॉग में 26 होते हैं, और ऑनियन में 16 है, गार्डन पी में 14 है, चिंपैंजी में 48 है, पिजन में 80 हैं और ड्रोसोफिला में 8 हैं। लेकिन यहां पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, अगर एमसीक्यूज में यह आ जाए कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, तो आपने 46 लिखना है। लेकिन अगर यह एमसीक्यूज आ जाए हाउ मेनी पेयर्स, कितने जोड़े, तो फिर आपने 23 लिखना है, 23 पेयर्स लिखने हैं, ताकि ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए आपकी कि जब भी पेयर्स की बात करेंगे तो फिर इसको हम हाफ करेंगे, क्योंकि जोड़े की फॉर्म में 26 40 पेयर्स फ्रॉग में होते हैं, ऑनियन में 8 पेयर्स होते हैं, गार्डन पी में 14 टोटल हैं तो 7 पेयर्स होंगे, चिंपैंजी में 48 हैं तो 24 पेयर्स होंगे, पिजन में 80 हैं तो 40 पेयर्स होंगे, ड्रोसोफिला में 8 हैं, टोटल 8 हैं। अगर उनके पेयर्स बनाए जाए तो ये 8 पेयर्स हैं। ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा और एमडीकैट टेस्ट के लिए। एक और कंसेप्ट यूज होता है, एक को कहते हैं हेप्लॉइड सेल्स और एक को कहते हैं डिप्लॉइड सेल। असल में हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। हेप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है एंड हेप्लॉइड सेल्स क्या है। डिप्लॉइड सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर उनमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स हैं वो बराबर हों जितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस बॉडी के एक सेल में कितने होने चाहिए, 46 हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स टोटल कितने हैं, 46 हैं। तो इस सेल्स को हम डिप्लॉइड्स कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं डबल को। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये पिजन का सेल है, अगर पिजन के सेल में टोटल क्रोमोसोम्स 48 हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड सेल वो सेल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो, उनको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स। लेकिन हेप्लॉइड सेल्स वो सेल होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स का 1 सेट मौजूद होता है। 46 हैं तो 2 सेट्स हैं 23 के, इसमें कितने सेट होंगे, 23। अगर पिजन का केस होगा तो कितने होंगे, 48 में से अगर टोटल 80 हैं तो इसमें कितने होंगे, 40 होंगे। अब ये हेप्लॉइड होता क्या है, ह्यूमंस बॉडी में जो स्पर्म सेल है, स्पर्म एंड एग, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी तादाद हाफ होती है। फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है और ये एग है। अब होता क्या है, हाफ होने का क्या फायदा है, जब ये होने तो 46 चाहिए लेकिन स्पर्म में भी 23 होते हैं, एग में भी 23 होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। लेकिन जब ये दोबारा फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज के रिजल्ट में 23 मिलकर दोबारा जो सेल बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसमें 46 होंगे और ह्यूमंस का जो बेबी डेवलप होगा उसमें भी 46 होंगे। इसके अलावा बाकी स्पर्म एंड एग के अलावा बाकी जितने भी बॉडी के सेल हैं, चाहे यहां का सेल हो, यहां का सेल हो, ये डिप्लॉइड सेल है क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कंप्लीट है। अब जनरल लास्ट में फंक्शंस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस का एक ये फंक्शन है कि इसमें आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस बनाता है जो राइबोसोम्स बनाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स हर स्पीशीज में स्पेसिफिक हैं और स्पेसिफिक होने के रिजल्ट में जब क्रोमोसोम्स को हम ओपन करेंगे तो डबल स्ट्रैंड्स होगा। डबल स्ट्रैंड्स को विदाउट प्रोटीन इज नोन एज डीएनए। जब डीएनए और प्रोटीन आपस में कंडेंस होंगे तो हम उन्हें क्रोमोसोम्स का नाम देंगे। अब फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, यहां से मैसेंजर आरएनए बनाना। मैसेंजर आरएनए कोड लेके राइबोसोम्स की तरफ आएगा। राइबोसोम्स क्या करेगा, प्रोटीन्स को बनाएगा और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब रिकैप करते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे। Today we discuss all about nucleus. What is nucleus? A specific
a specific controlling center present in cell. In plant cell, it is present peripheral position due to large size of vacuoles. But in case of animal cell, it is central in position because vacuoles are small in size. And then we discuss who discovered nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown. And then we discuss different parts of nucleus. One part is nuclear membrane. In nuclear membrane, small pores are present, is known as nuclear pore, and these pores are responsible for exchange of material. And other part is nucleoplasm. What is nucleoplasm? A dense colloidal mixture of organic and inorganic material present inside the nuclear envelope. Like साइटोप्लाज्म में जैसे न्यूक्लियर जैसे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था, इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. वेयर इन न्यूक्लियोप्लाज्म वेयर साल्ट्स, मैग्नीज, different enzymes are present. These enzymes are responsible for DNA replication because here DNA are present. And then we discuss what is chromatin materials. Uncondensed or uncoiled. When they are uncoiled, these fibers, this chromatin structure is known as chromatin fibers. When these chromatin fibers become condensed is known as chromosomes. When the chromosomes uncoiled or uncondensed, then two strands होते हैं. एक दो स्ट्रैंड्स को जब फर्दर ओपन किया जाए तो उनके साथ प्रोटीन्स भी होती है. विदाउट प्रोटीन इज नोन एज DNA, and small specific segment of DNA is known as gene, and these gene actually responsible for transferring characteristics from parents to offspring. That's why siblings are similar. And at last we discuss haploid and diploid number of chromosomes. If cell have complete set of chromosomes like body cell is known as diploid cells. In case of haploid cell, the number of chromosomes will be half or one set of chromosomes. In case of sperm and egg is known as haploid. Students that write the note on nucleus.